हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय गुप्ता और आप देख रहे हैं सी लैंग्वेज वीडियो सीरीज। अब हम डिस्कस करते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कंट्रोल स्टेटमेंट जैसा कि नाम से क्लियर है कि हमें जो भी प्रोग्राम है उसका फ्लो कंट्रोल करना होगा। एक सिंगल डायरेक्शन में प्रोग्राम एग्जीक्यूट ना होकर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करेगा। तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स के लिए हमारे पास में तीन तरीके अवेलेबल होते हैं, जिसमें सबसे पहला है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स में जो हम सी का फीचर यूज करेंगे वो होगा इफ एल्स। तो इफ और एल्स दोनों कीवर्ड्स होते हैं, इन दोनों की हेल्प से हम क्या फ्रेम करेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। दूसरा कंट्रोल स्टेटमेंट अपने पास अवेलेबल होता है सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। सिलेक्शन स्टेटमेंट्स के अंदर जो सी का फीचर हम यूज करेंगे उसको हम बोलते हैं स्विच। स्विच भी एक कीवर्ड होता है जिसकी हेल्प से हम सिलेक्शन स्टेटमेंट्स को डेवलप कर सकते हैं। एंड थर्ड इज इटरेशन। इटरेशन का मतलब होता है रिपीटेशन, कि एक ही काम को बार बार करना। तो उसके लिए सी आपको तीन कीवर्ड प्रोवाइड करता है, फॉर, व्हाइल एंड डू व्हाइल। तो दोस्तों, कंट्रोल स्टेटमेंट्स के लिए आपके पास तीन ऑप्शन अवेलेबल है, तीनों का डिफरेंट बिहेवियर होता है। तो सबसे पहले अब हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा कंडीशनल स्टेटमेंट, देन सिलेक्शन एंड देन इटरेशन। तो अभी हम बात करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स की, जिसके लिए जो हम फीचर यूज करने वाले हैं वो होगा इफ एल्स। तो इफ एल्स को स्टार्ट करने के लिए पहले उसको 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करना होगा। तो सबसे पहला कैटेगरी होता है सिंपल इफ, दूसरा कैटेगरी होता है इफ एल्स, तीसरा कैटेगरी होता है नेस्टेड इफ, एंड चौथा कैटेगरी होता है एल्स इफ लैडर। तो ये चार सिंटेक्स डिफरेंट डिफरेंट अपने पास अवेलेबल है कंडीशनल स्टेटमेंट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो पहले कंडीशन क्या होता है उसको समझते हैं। जैसा रियल लाइफ में आपने देखा होगा, जब हम एटीएम मशीन पर अपना पिन नंबर एंटर करते हैं तो पिन नंबर इज अ कंडीशन। पिन नंबर इज अ कंडीशन। इस कंडीशन के दो आउटकम हो सकते हैं, या तो पिन नंबर सही होगा या पिन नंबर गलत होगा। अगर पिन नंबर सही है तो हम ट्रू पार्ट पर मूव कर जाएंगे, अगर पिन नंबर गलत है तो हम फॉल्स पार्ट पर मूव करते हैं। तो अगर पिन नंबर सही है इट मींस आप डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं यू कैन एक्सेस योर अकाउंट। अगर पिन नंबर गलत है तो यू कैन नॉट एक्सेस योर अकाउंट। तो इस तरह का जो बिहेवियर है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज करना होगा, और जो दो कीवर्ड्स हमें इसके लिए प्रोवाइडेड है वो है इफ और एल्स। तो एक एक करके अब हम आगे सिंपल इफ एल्स, नेस्टेड इफ और एल्स इफ लैडर के सिंटेक्स और उनके एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, ताकि आपको इनका यूज समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिंपल इफ। तो जैसा कि नाम से क्लियर है, हम इसमें सिर्फ और सिर्फ इफ कीवर्ड को यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंटेक्स। सिंटेक्स का मतलब होता है रूल, कि हम सिंपल इफ को किस तरीके से प्रोग्राम में लिख सकते हैं। तो आपको लिखना होगा स्मॉल लेटर्स में इफ, देन पैरेंथेसिस के अंदर आप लिखेंगे एक्सप्रेशन, देन स्टेटमेंट। अब इसका एक और तरीका, सेम सिंटेक्स को आप एक और तरीके से लिख सकते हैं। तो अभी देखिए मैंने एक्सप्रेशन को क्या नेम दे दिया, कंडीशन। तो यहां जो एक्सप्रेशन होगा उसको बेसिकली हम क्या भी बोल सकते हैं, कंडीशन। तो आप एक्सप्रेशन वर्ड भी यूज कर सकते हैं और कंडीशन वर्ड भी यूज कर सकते हैं। देन अगर आपके पास एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स अवेलेबल हैं तो हमें
ब्रेसेस को यूज करना जरूरी हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पर स्टेटमेंट्स लिखा है एंड यहां मैंने लिखा स्टेटमेंट, ठीक है। और इफ के साथ एक्सप्रेशन, कंडीशन दोनों का मतलब इंटरचेंजेबली आप यूज कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर एक ही स्टेटमेंट है तो इफ के साथ कर्ली ब्रेसेस ऑप्शनल होता है, एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स है तो कर्ली ब्रेसेस को यूज करना जरूरी होता है। तो इसको नोट कर सकते हैं आप। इफ देयर इज ओनली वन स्टेटमेंट देन ब्रेसेस आर ऑप्शनल। आप यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी। अदरवाइज ब्रेसेस आर कंपल्सरी, राइट। तो अगर एक स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रेसेस ऑप्शनल है, एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स है तो ग्रुप बनाने के लिए आपको कर्ली ब्रेसेस को यूज करना होगा। तो ये सिंटेक्स था। अब इसी सिंटेक्स के रिस्पेक्ट में मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं जिससे आपको ये क्लियर समझ में आ जाएगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि अपने पास में एक नंबर अवेलेबल है, तो एक वेरिएबल है नम जिसमें एक वैल्यू अवेलेबल होगा। हमें चेक करना है कि वो नंबर पॉजिटिव है या नहीं। तो अगर वो पॉजिटिव होता है तो हमें एक मैसेज प्रिंट करना है, अगर नहीं होता है तो कुछ नहीं करना। तो सबसे पहले मैंने लिखा इंट नम इक्वल्स टू 5, फिर मैंने लिखा इफ नम ग्रेटर देन 0। तो हम उसको चेक कर रहे हैं पॉजिटिव के लिए। तो अब यहां पर टोटल 3 सिनेरियो बनते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। हमें सिर्फ किस पे फोकस करना है, पॉजिटिव पर। इसलिए मैंने कंडीशन क्या फ्रेम किया, नम ग्रेटर देन 0। मैंने इक्वल्स टू यूज नहीं किया क्योंकि मुझे उसको 0 से कंपेयर नहीं करना है। तो अगर 0 से ग्रेटर होगा तो मैसेज प्रिंट होगा, अदरवाइज कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो अब इस इफ के बाद आप लिख सकते हैं प्रिंट एफ \n नम इज पॉजिटिव, ठीक है। और इसको अगर आप रन करना चाहेंगे तो मेन फंक्शन के अंदर इस तरह से एनक्लोज करें। तो अभी क्या होगा, अगर नंबर 0 से बड़ा है तो प्रिंट हो जाएगा नंबर इज पॉजिटिव, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा। तो ये हमने यूज किया सिंपल इफ, जो कि ट्रू पार्ट पर फोकस करेगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो कुछ आउटकम रिजल्ट आपके फॉर्म में आपके सामने अवेलेबल होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो कुछ भी नहीं होगा। तो सिंपल इफ को सिर्फ और सिर्फ तभी यूज करें जब आपको ट्रू पार्ट पर फोकस करना है। अगर आपको ट्रू एज वेल एज फॉल्स दोनों पार्ट पर फोकस करना है तो आप सिंपल इफ को यूज ना करके इसका सेकंड सिंटेक्स यूज करेंगे, दैट इज इफ एल्स, ठीक है। तो अब देखते हैं कि जो सिंपल इफ में मैंने आपको प्रोग्राम थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किए, अगर उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करें तो कैसे हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे और कैसे वो कंपाइल और एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहले, जैसा कि हर वीडियो में आपने देखा होगा कि हम 2 हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, stdio.h और conio.h। तो इनका यूज आपको समझ में आ गया होगा, मैं फिर से बता देता हूँ। conio.h printf और scanf के लिए हम इंक्लूड करते हैं, और stdio.h हम printf और scanf के लिए यूज करते हैं, और conio.h हम यूज करते हैं clr, scr और getch के लिए। देन जो भी कोड हमें एग्जीक्यूट करना होता है वो मेन फंक्शन के अंदर लिखेंगे। तो इस प्रोग्राम में मैं आपको 2 चीजें डेमो करूंगा। एक तो हम चेक करते हैं नंबर पॉजिटिव है, और दूसरा हम चेक करेंगे कि यूजर से एज इनपुट कराएंगे और चेक करेंगे कि वो वोट करने के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया नम, जिसकी वैल्यू पुट की 5 और उसका डेटा टाइप है इंटीजर। तो अब चेक करते हैं कि सिंपल इफ अगर हम यूज करें और चेक करना हो कि नंबर पॉजिटिव है, तो जैसा कि आपको मालूम है सिंपल इफ सिर्फ ट्रू पार्ट पे फोकस करता है, तो हम यहाँ एक ही सिनेरियो चेक कर पाएंगे जो कि है पॉजिटिव, जो हमें चेक भी करना है। तो मैंने लिखा इफ नम ग्रेटर देन 0। तो ये अपना कंडीशन है। तो अगर नंबर सिर्फ 0 से ग्रेटर होगा तो ही ये ट्रू माना जाएगा। अगर नंबर 0 है
या नेगेटिव है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और मैं चाहता हूं कि जब ये कंडीशन ट्रू हो तो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाना चाहिए नंबर इज पॉजिटिव। तो प्रिंटफ में हमने लिखा नंबर इज पॉजिटिव, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये नंबर इज पॉजिटिव प्रिंट हो जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। अब इफ के जस्ट ऊपर आप लिख सकते हैं CL और SCR, ताकि पुरानी जो भी आउटपुट है स्क्रीन पर वो क्लियर हो जाएगा। और इफ फिनिश होने के बाद आप लिख सकते हैं गेट CH, ताकि हमारा आउटपुट स्क्रीन होल्ड हो पाए। तो मैंने ये प्रोग्राम टाइप किया, प्रोग्राम आपको सेव करना आता ही है, फाइल में जाकर आप सेव कर सकते हैं। देन कंपाइल करने के लिए आप कंपाइल मेन्यू में क्लिक करें, कंपाइल ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कोई भी एरर और वार्निंग अवेलेबल नहीं है। देन प्रोग्राम को रन करते हैं तो आपने देखा आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है नंबर इज पॉजिटिव, क्योंकि अपना जो नम वेरिएबल है उसकी वैल्यू है 5। अब अगर मैं इसको कर देता हूँ -5 तो अब देखते हैं कि क्या होगा। तो मैंने फिर से रन किया तो आपने देखा स्क्रीन पर कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने सिंपल इफ यूज किया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल इफ सिर्फ और सिर्फ ट्रू पार्ट पर फोकस करता है। अगर कभी भी इफ कंडीशन ट्रू होगा तो कुछ जो भी परफॉर्म करना है वो जैसे अगर प्रिंट एफ लिखा है तो स्क्रीन पर प्रिंट होगा, कोई और कैलकुलेशन है तो वो परफॉर्म हो जाएगी। अगर कंडीशन फॉल्स है तो कुछ भी नहीं होगा। तो उसके लिए हम यूज करते हैं इफ एल्स, जो कि अगले वीडियो में आप देखेंगे कि हम इफ एल्स को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। अब इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं ताकि हम यूजर से इनपुट लेकर अगर किसी वेरिएबल को चेक करना चाहते हैं कि उसका आउटपुट कैसे शो कर पाएंगे तो वो देखते हैं। तो मैं सेम प्रोग्राम को मॉडिफाई कर रहा हूं, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट एज, देन CL और SCR के बाद मैं लिख रहा हूं प्रिंट एफ एंटर योर एज। तो यूजर से हमें उसकी एज इनपुट करानी है तो मैंने लिखा scanf %d %age, तो एज वेरिएबल में यूजर का एज इनपुट हो जाएगा। अब हम इफ कंडीशन को मॉडिफाई करते हैं और हमने लिखा एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। तो अगर किसी भी पर्सन का एज 18 या उससे ज्यादा है, तो अभी हम इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया में अगर 18 या उससे ज्यादा है तो हम मान के चलते हैं कि वो वोट करने के लिए एलिजिबल है। तो हम इसको बोलेंगे एलिजिबल फॉर वोट, और प्रिंटफ के पहले /n यूज कर लेते हैं ताकि आउटपुट हमेशा न्यू लाइन में शो होगा। तो इस तरीके से आपने देखा मैंने इस प्रोग्राम को मॉडिफाई किया एंड कंपाइल करते हैं ताकि हम एरर्स और वार्निंग चेक कर पाएं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो प्रिंटफ के बाद ब्रैकेट है उसको ओपन करने की जगह क्लोज ब्रैकेट यूज कर लिया, तो ये बाय मिस्टेक हुआ और इसने उस एरर को पकड़ा और शो कर दिया। तो हमें इसको रिमूव करना है और इसको करेक्ट करते हैं। फिर से कंपाइल किया तो अभी आप देख सकते हैं कोई एरर और वार्निंग नहीं है। तो जब भी एरर या वार्निंग आती है तो घबराए नहीं, आप उसको चेक करें, ध्यान से पढ़ें और उसको सही करके प्रोग्राम को रन करें। रन करने के बाद जो भी इनपुट मांगा जाए वो प्रोवाइड करें। तो जैसे मैं एंटर कर रहा हूं एंटर योर एज, सो सपोज मैंने अपनी एज एंटर की 30, तो ये शो कर रहा है एलिजिबल फॉर वोट। इट मीन्स आई एम एलिजिबल फॉर वोट बिकॉज मेरी एज 30 है जो कि 18 से ज़्यादा है। अब मैं इसको फिर से रन कर रहा हूँ और हम बाउंड्री कंडीशन देखते हैं कि मैंने अगर 18 ही एंटर कर दिया तो क्या होता है। तो आप देख रहे हैं फिर से इसने शो किया एलिजिबल फॉर वोट। मैं इसको फिर से रन कर रहा हूँ और इस टाइम मैं एंटर करूंगा 17, तो आप देखेंगे ये कुछ भी शो नहीं करेगा। तो स्क्रीन पर कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हमने सिंपल इफ यूज किया। तो सिंपल इफ अगर कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट शो करेगा, अदरवाइज कुछ भी परफॉर्म नहीं करेगा। तो इस तरीके से जो थ्योरी में हमने सिंपल इफ को सीखा, आई होप कि आपको डेमोन्स्ट्रेशन से और क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिली कि हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट सिंपल इफ इन सी प्रोग्राम। सो अगर इफ एल्स के बारे में जानना है, उसका इम्प्लीमेंटेशन थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली देखना है तो उस वीडियो का फोकस करें। तो सिंपल इफ में हमने देखा कि हम सिर्फ कंडीशन के ट्रू पार्ट पर फोकस कर पा रहे हैं, हम उसका फॉल्स केस जनरेट नहीं कर सकते।
तो अब आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप कंडीशन के ट्रू होने पर भी कुछ रिजल्ट प्रिंट करें और उसके फॉल्स होने पर भी कुछ रिजल्ट प्रिंट करें। तो उसके लिए हम सी का सेकेंड सिंटेक्स यूज करते हैं, दैट इज इफ एल्स। तो सिंपल इफ का ही एक्सटेंडेड वर्जन होगा इफ एल्स, जिसमें कंडीशन का ट्रू और फॉल्स दोनों पार्ट कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसका भी सिंटेक्स डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद सेम जो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो नंबर के लिए एग्जांपल हमने डिस्कस किया था सिंपल इफ में, उसको इफ एल्स के साथ डिस्कस करेंगे। तो अगर सिंटेक्स इसका देखें तो अगेन इफ के साथ हम यूज करेंगे कंडीशन, देन स्टेटमेंट्स, देन एल्स पार्ट एंड देन स्टेटमेंट्स। तो अब आपने देखा सिंपल इफ में हमने सिर्फ इतना पार्ट यूज किया था और इफ एल्स में हमने ये पार्ट और ऐड कर दिया। तो कंडीशन अभी भी सेम होगा और जो ऊपर इफ लिखा है वो इंडिकेट करेगा इसके ट्रू ब्लॉक को और जो एल्स हमने लिखा है वो इंडिकेट करेगा इसके फॉल्स ब्लॉक को। तो इफ कंडीशन ट्रू होने पर ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, इफ कंडीशन फॉल्स होने पर ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगे। मैंने यहां पर कर्ली ब्रेसेस यूज किए हैं क्योंकि मैं ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को डिनोट कर रहा हूं। अगर दोनों केसेस इफ और एल्स में अगर एक सिंगल स्टेटमेंट ही है तो आप कर्ली ब्रेसेस को अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि ये ऑप्शनल होता है। अगर एक स्टेटमेंट है तो अवॉइड करें, एक से ज्यादा है तो यूज करें। तो अब इसी सिंटेक्स को हम पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो पर अप्लाई करते हैं। सो अगेन अपने पास में एक नंबर अवेलेबल है नम वेरिएबल में और हमें तीनों केसेस आइडेंटिफाई करने होंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो आपने देखा सिंपल इफ में हम सिर्फ किसको आइडेंटिफाई कर पाए, पॉजिटिव। अब चेक करते हैं कि इफ और एल्स में हम किस किस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो इफ नंबर इज 5, सो इंट नम इक्वल्स टू 5। अब हम लिखते हैं इफ कंडीशन नम ग्रेटर देन 5। ठीक है, अगर नंबर 5 से ग्रेटर होता है तो हम प्रिंट कर देंगे पॉजिटिव, अदरवाइज हम प्रिंट कर देंगे नेगेटिव। तो आपने देखा कि हम सिर्फ दो ही केसेस को कवर कर पाए, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो कंडीशन हमने देखा कि नंबर अगर 0 से ग्रेटर होता है तो प्रिंट होगा नंबर इज पॉजिटिव और अगर नंबर 0 से लेस होता है तो नंबर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो आप देख रहे हैं कि हम सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव को यहां कवर कर पा रहे हैं बट जीरो वाला केस अभी भी कवर नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर आप सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स दो ही केसेस को जज करना चाहते हो तो आप इफ एल्स को यूज करेंगे। अगर आप दो से ज्यादा पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो तीनों केसेस को एक साथ जज करना चाहते हैं तो हम अगला फॉर्मेट कंडीशनल स्टेटमेंट का प्रेफर करेंगे, दैट इज नेस्टेड इफ और एल्स इफ लैडर। तो अगर इस एग्जांपल को और मॉडिफाई करें कि हम पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो को चेक ना करके हम कोई और एग्जांपल लें जिसमें हमें सिर्फ दो ही केसेस को चेक करना हो, तो हम बात करते हैं वोटिंग कि आप वोट डालने जाते हैं तो वोट डालने के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो है 18 इयर्स कि आपकी अगर एज 18 या उससे ज्यादा है तब तो आप एलिजिबल है वोट डालने के लिए, अदरवाइज नहीं। तो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं इंट एज और हम इसको कंप्लीटली इंप्लीमेंट करेंगे। तो एक वेरिएबल मैंने लिया एज जिसका डेटा टाइप है इंट। अब हम यूजर से इनपुट कराएंगे कि उसका एज कितना है। तो हमने पूछा एंटर योर एज, फिर हमने लिखा स्कैनफ %d एम% एज। तो एज वेरिएबल में यूजर का एज इनपुट हो जाएगा। अब हमें सिर्फ दो ही क्राइटेरिया पर फोकस करना है कि जो भी मेंबर है या जो भी इनपुट करेगा अपनी एज वो वोट डालने के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो हम लिखेंगे इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। तो देखिए हमने दोनों क्राइटेरिया फुलफिल किए, इक्वल्स एज वेल एज ग्रेटर।
तो दोनों का सेम रिजल्ट होगा, हम प्रिंट करेंगे एलिजिबल फॉर वोट। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है कि ना तो एज 18 है ना ही उससे ज्यादा है, तो कंडीशन फॉल्स होगा, तो आप प्रिंट कर देंगे नॉट एलिजिबल फॉर वोट। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों क्राइटेरियाज को फुलफिल किया। तो इफ के साथ जो ये प्रिंटफ है ये ट्रू पार्ट को फोकस करेगा, एल्स के साथ जो प्रिंटफ है वो फॉल्स केस को फोकस करेगा। और इफ और एल्स के साथ सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, इसलिए मैंने कर्ली ब्रेसेस को यूज नहीं किया। अगर आप चाहें तो कर्ली ब्रेसेस को इस तरह से लिख सकते हैं, तो ये भी सही होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए अगर एक स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रेसेस अवॉइड करें, क्योंकि ऑप्शनल है, एक से ज्यादा है तो यूज करें। तो इस तरीके से हमने इफ एल्स की हेल्प से ये एप्रोप्रिएट एग्जांपल डिस्कस किया। तो अब इफ एल्स जो थियोरेटिकली मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और उसमें दो प्रोग्राम आपको एक्सप्लेन किए, एक तो पॉजिटिव नेगेटिव चेकिंग और एक एज जो कि वोट करने के लिए एलिजिबल है या नहीं वो देखा। तो अब देखते हैं कि अगर उन थियोरेटिकल इम्प्लीमेंटेशंस को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें तो कैसे हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो सबसे पहले दो हेडर फाइल्स जो कि हम हर डेमो में इंक्लूड करते हैं, stdio.h और conio.h। तो अभी तक आपको इनका यूज़ समझ में आ गया होगा और ये भी पता चल गया होगा कि इन्हें टर्बो सी में हर प्रोग्राम में इंक्लूड करना है। उसके बाद जो भी कोड हम लिखते हैं वो मेन फंक्शन में आएगा। तो अभी मुझे चेक करना है कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो जैसा कि सिंपल इफ में आपने देखा, सिंपल इफ सिर्फ और सिर्फ ट्रू पार्ट पर फोकस करता है और हमें ट्रू और फॉल्स दोनों पार्ट पर फोकस करना है, तो हम यूज़ करेंगे इफ एल्स। तो अब एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ नम, जिसकी वैल्यू है 5, देन उसके बाद CLR SCR फंक्शन को मैंने कॉल किया ताकि आउटपुट स्क्रीन क्लियर हो जाए। और जब नम वेरिएबल की वैल्यू मैंने ऑलरेडी सेट कर दिया तो मुझे प्रिंटफ और स्कैनफ को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्टली इफ़ और एल्स को यूज़ करूँगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि नंबर अगर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है तो ये पॉजिटिव होगा। तो मैंने लिखा प्रिंटफ नंबर इज पॉजिटिव, और अगर ग्रेटर देन और इक्वल 0 नहीं है तो ही सिर्फ नेगेटिव होगा। तो इस तरह से इफ और एल्स को इंप्लीमेंट किया। आप देख सकते हैं ट्रू फॉल्स दोनों पार्ट अवेलेबल है। देन लास्ट में गेट ch ताकि हम आउटपुट स्क्रीन को होल्ड कर पाएँ। अब अगर इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं एरर चेक करने के लिए, तो आप देखेंगे कोई एरर नहीं है। देन मैंने इसको रन किया तो ये शो कर रहा है नंबर इज़ पॉजिटिव, क्योंकि नंबर 5 था। अगर इसको -5 कर देते हैं और फिर से रन करते हैं तो आप देखेंगे ये शो कर रहा है नंबर इज़ नेगेटिव। सो इस तरह से आपने देखा कि अगर हम ट्रू और फॉल्स दोनों पार्ट पे फोकस करना चाहते हैं, मतलब दोनों को इवेलुएट करना चाहते हैं, अगर कंडीशन ट्रू है तो भी कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो भी कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो, तो हम इफ और एल्स दोनों को यूज़ करेंगे। अब देखते हैं कि यूज़र से इनपुट किया तो उसको कैसे इफ एल्स में यूज़ करते हैं। तो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ एज। हम यूज़र से उसका एज इनपुट कराएंगे जैसा कि हमने सिंपल इफ में किया था। तो यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट किया एंटर योर एज, देन स्कैनफ के थ्रू हमने एज को रीड किया। तो सिंपल इफ में हमने देखा कि हम सिर्फ ये टेस्ट कर पाए कि जो भी पर्सन है वो वोट करने के लिए एलिजिबल है क्या। अगर वो एलिजिबल है तो शो हुआ था, एलिजिबल नहीं है तो कुछ भी शो नहीं हुआ था। बट अब हम देखेंगे कि वो दोनों मैसेजेस प्रिंट करेगा। तो अब मैं यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ एलिजिबल फॉर वोट, और एल्स पार्ट में जो प्रिंटफ लिखा हुआ है उसमें हम लिख रहे हैं नॉट एलिजिबल फॉर वोट। तो अगर किसी भी पर्सन का एज 18 या उससे ज़्यादा है
तो वो प्रिंट हो जाएगा एलिजिबल फॉर वोट, कि वो पर्सन वोट करने के लिए एलिजिबल है। अगर 18 से कम है तो प्रिंट होगा नॉट एलिजिबल फॉर वोट। तो अब इसको कंपाइल करते हैं ताकि कोई एरर होगी तो हमें पता चलेगा। आप देख सकते हैं कोई एरर यहाँ नहीं है। अब मैं प्रोग्राम को रन करूँगा, एज पूछेगा, मैंने एंटर किया 30, तो आई एम एलिजिबल फॉर वोट। मैं इसको फिर से रन करता हूँ, मैंने एंटर किया 17, तो आप देख सकते हैं इट इज़ शोइंग नॉट एलिजिबल फॉर वोट। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं इफ़ और एल्स अगर दोनों को यूज़ करेंगे तो हम कंडीशन के ट्रू होने पर भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे और कंडीशन के फॉल्स होने पर भी कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे। तो इफ़ एल्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप एक कंडीशन चेक करते हैं। अब अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको एक से ज़्यादा कंडीशंस को टेस्ट करना है तो उसके लिए हम या तो नेस्टेड इफ यूज़ करते हैं या फिर एल्स इफ लैडर यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम उन टॉपिक्स को उन वीडियोस में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि वो कैसे इंप्लीमेंट होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। जैसा कि एल्स इफ में जैसा कि इफ एल्स में हमने देखा हमें 3 केसेस को जज करना था, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, और हम सिर्फ 2 ही केसेस को चेक कर पाए, पॉजिटिव या नेगेटिव। हम जीरो वाले केस को चेक नहीं कर पाए। तो आप चाहते हैं कि आपको 2 से ज्यादा केसेस को चेक करना है कि पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो तीनों को हम जज करें और अप्रोप्रिएट रिजल्ट प्रिंट करें। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, नेस्टेड इफ। तो जब भी आपको एक ट्रू पार्ट पे फोकस करना है तो आप यूज करेंगे सिंपल इफ। अगर ट्रू एंड फॉल्स सिर्फ 2 ही केसेस पे फोकस करना है तो इफ एल्स। बट 2 कंडीशन से ज्यादा कंडीशंस आपको मैच करानी है तब आप क्या यूज करेंगे, नेस्टेड इफ। तो यहां पर हम इफ को एक से ज्यादा बार यूज करेंगे ताकि हम पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो या इसी से मिलता जुलता कोई सिनेरियो कवर कर पाए। तो सबसे पहले एक सिंटेक्स देखते हैं। अब ये थोड़ा सा इफ एल से कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि यहां पर एक से ज्यादा इफ यूज करेंगे, तो इसको ध्यान से समझिएगा। ये मैंने इफ और एल्स का एक ब्लॉक लिखा, ये इसका ट्रू पार्ट और ये इसका फॉल्स पार्ट। ठीक है। अब नेस्टेड इफ का मतलब होता है कि इफ के ट्रू पार्ट के अंदर अगर एक और कंडीशन आपने लिखा, एक और केस को चेक करने के लिए, तो हम उसको इस तरीके से डिनोट करेंगे। तो ये फर्स्ट इफ का ट्रू पार्ट, ये फर्स्ट इफ का फॉल्स पार्ट। देन फर्स्ट इफ के ट्रू पार्ट के अंदर भी 2 ब्लॉक्स हैं जो कि इंडिविजुअली किसको डिनोट करेंगे, ट्रू और फॉल्स। तो यहां हमने लिखे स्टेटमेंट्स और यहां भी हमने लिखे स्टेटमेंट्स। ठीक है। तो अगर फर्स्ट इफ कंडीशन ट्रू होता है तो कंट्रोल सेकेंड इफ पर जाएगा। अब अगर सेकेंड इफ ट्रू होता है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर सेकेंड इफ फॉल्स होता है तो ये एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और सपोज फर्स्ट इफ कंडीशन ही फॉल्स हो जाता है तो हमें इस एल्स पर जाना होगा और उसके साथ लिखे हुए जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। तो आपने देखा इस सिंटेक्स में हम एक से ज्यादा इफ कंडीशन को यूज कर रहे हैं। तो अब हम पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो चेक करने के लिए सिंटेक्स को यूज करेंगे और आप देखेंगे कि तीनों के तीनों सिनेरियोज कवर हो जाएंगे। तो फिर से मैं सेम एग्जांपल को नेस्टेड इफ के थ्रू इंप्लीमेंट करूंगा। तो अपने पास एक वेरिएबल है नम जिसकी वैल्यू है 5, उसका टाइप है इंट। मैंने लिखा इफ num is greater than equals to 0। ठीक है। मैंने फर्स्ट कंडीशन लिखा num greater than equals to 0। तो इफ ट्रू में, इफ के ट्रू पार्ट में कब एंटर करेंगे कि नंबर या तो 0 हो या नंबर 0 से ग्रेटर हो। इट मींस इफ के ट्रू पार्ट में हम 2 केसेस चेक कर सकते हैं कि या तो नंबर 0 से बड़ा होगा या नंबर 0 होगा। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है इट मींस नंबर इज पॉजिटिव, एल्स नंबर इज
जीरो। एंड अगर फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स हो जाता है कि नंबर जीरो से बड़ा नहीं है ना ही जीरो के इक्वल है, तो ऑब्वियसली नंबर होगा नेगेटिव। तो हम इस एल्स में लिख सकते हैं नंबर इज नेगेटिव, एंड उसके बाद मेन फंक्शन को क्लोज किया। तो इस तरीके से हमने एक कंप्लीट प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया विद हेल्प ऑफ नेस्टेड इफ, जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो तीनों केसेस को कवर किया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको दो से ज्यादा केसेस को टेस्ट करना है तो आप नेस्टेड इफ, या इसके बाद मैं एक और सिंटेक्स एक्सप्लेन करूंगा जो कि एल्स इफ लैडर के नाम से जाना जाता है। तो नेस्टेड इफ और एल्स इफ लैडर के थ्रू आप दो से ज्यादा कंडीशंस को एक ही साथ डिनोट कर सकते हैं और उनके आउटकम्स को इस तरीके से लिख सकते हो। तो अगर इसको हम रिलेट करें तो ये फर्स्ट इफ का ट्रू और फॉल्स पार्ट, अगर फर्स्ट इफ ट्रू होता है तो सेकेंड इफ का ये ट्रू पार्ट होगा और ये उसका फॉल्स पार्ट। तो इस तरीके से नेस्टेड इफ आपको समझ में आया। अब हम आगे सीखेंगे एल्स इफ लैडर। तो अब नेस्टेड इफ का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। तो प्रोग्राम के लिए सबसे पहले हेडर फाइल्स, तो फर्स्ट हेडर फाइल stdio.h, सेकेंड हेडर फाइल conio.h, देन void main। सो ये अपना बेसिक फॉर्मेट। अब इसके अंदर मेन फंक्शन के अंदर प्रोग्राम इंप्लीमेंट करेंगे। तो नेस्टेड इफ, जैसा कि थ्योरी में आपने देखा कि मैंने पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो चेक करने का प्रोग्राम कैसे इंप्लीमेंट होता है वो एक्सप्लेन किया। तो आइए अब देखते हैं कि इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, ताकि हम उसको एग्जीक्यूट करके देख पाएँ कि अपना जो प्रोग्राम हमने थियोरेटिकली समझा वो सही से इम्प्लीमेंटेड था या नहीं। तो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया नम। अब मैं प्रोग्राम के अंदर नम वेरिएबल की वैल्यू को यूज़र से इनपुट करूँगा, जिससे कि हम ये भी देख पाएँ कि यूज़र से इनपुट करने के बाद वेरिएबल्स को कैसे इफ़ और एल्स में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ एक मैसेज लिखा एंटर अ नंबर। नंबर रीड करने के लिए स्कैनफ यूज़ करते हैं, तो %d %num, देन इफ़ और कंडीशन लिखा नम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और कर्ली ब्रेसेस, देन एल्स कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो ये बेसिक फॉर्मेट था। अब हम जो इफ कंडीशन लिखा उसमें देख रहे हैं कि नंबर या तो 0 हो या 0 से ग्रेटर हो, दो केसेस। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है तो ये दो केसेस में ट्रू होगा, या तो नंबर 0 है या फिर नंबर 0 से ग्रेटर है। तो अब इस इफ के अंदर एक और इफ लिखेंगे जो कि चेक करेगा कि नंबर 0 है या उससे बड़ा। तो अगर नंबर 0 से बड़ा है तो हम प्रिंट करेंगे नंबर इज पॉजिटिव, अदरवाइज हम प्रिंट कर देंगे नंबर इज 0। तो ये अपने दो केसेस यहां पर टेस्ट हुए। अब अगर फर्स्ट इफ जो हमने लिखा, अगर ये इफ कंडीशन ही अपना फॉल्स हो जाता है, अगर ये इफ कंडीशन फॉल्स होता है तो नंबर ना तो 0 से ग्रेटर है ना ही 0 है, तो हमारा कंट्रोल डायरेक्टली इस एल्स पार्ट पर आएगा जो कि ये बताएगा कि नंबर नेगेटिव है। तो हमें कोई भी कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ डायरेक्टली एक प्रिंटफ यूज़ करेंगे जो स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा नंबर इज नेगेटिव। एंड इसके बाद हम गेट ch लिखेंगे जो कि आउटपुट स्क्रीन होल्ड करेगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि मैंने नेस्टेड इफ का प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया। अब हम इसको कंपाइल करते हैं ताकि कोई एरर होगी तो ये शो करेगा। अभी कोई एरर नहीं है। देन इसको रन करते हैं। रन करने पर आप देखेंगे ये नंबर पूछ रहा है, तो मैंने इनपुट किया 10, सो इट इज़ शोइंग नंबर इज़ पॉजिटिव। अगेन रन, आई एम एंटरिंग 0, सो इट इज़ शोइंग नंबर इज़ 0। अगेन आई एम एग्जीक्यूटिंग and it is if I enter -3, so it is showing number is negative। so इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हम नेस्टेड इफ एक से ज़्यादा इफ यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जब भी आपके पास में बहुत सारे सिनेरियोज अवेलेबल हैं कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये, तो आप नेस्टेड इफ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसका एक और ऑल्टरनेट होता है एल्स इफ लैडर। तो नेस्टेड इफ और एल्स इफ लैडर दोनों को हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं।
सो अब हम देखते हैं एल्स इफ लैडर। तो अभी तक हमने तीन सिंटेक्सेस को डिस्कस किया। फर्स्ट था सिंपल इफ, जो कि ट्रू पार्ट पर फोकस करता है। देन इफ एल्स, जो ट्रू और फॉल्स। देन हमने डिस्कस किया नेस्टेड इफ, जो कि मोर देन वन कंडीशन को इवेलुएट करने का काम करेगा। सिमिलर टू नेस्टेड इफ, अगर आपको एक से ज्यादा कंडीशंस इंप्लीमेंट करने हैं तो आप एल्स इफ लैडर को भी यूज कर सकते हैं। तो नेस्टेड इफ और एल्स इफ लैडर दोनों को तब यूज करें जब आपके पास में एक से ज्यादा कंडीशंस अवेलेबल है। तो हमने नेस्टेड इफ को सिंटेक्स और एग्जांपल से डिस्कस किया। अब हम एल्स इफ लैडर का एक सिंटेक्स देखेंगे, देन पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो चेकिंग के लिए एल्स इफ लैडर को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो देखते हैं। तो अगर इसके सिंटेक्स को हम समझें तो सबसे पहले आप लिखेंगे इफ, देन कंडीशन, देन एल्स। सो ये इसका ट्रू पार्ट और ये इसका फॉल्स। अगर इफ कंडीशन ट्रू हो जाता है तो हमें कुछ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है। अगर इफ कंडीशन फॉल्स होता है तो हम एल्स पर आएंगे, और एल्स में हमने एक और इफ कंडीशन इंप्लीमेंट किया और इसके ट्रू और फॉल्स पार्ट को इंप्लीमेंट किया। तो यहां पर फिर से स्टेटमेंट्स और यहां पर भी स्टेटमेंट्स। तो अगर इफ कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, बाकी रिमेनिंग ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर इफ कंडीशन फॉल्स होता है तो एल्स पर आएंगे, एल्स के अंदर फिर से इफ मिलेगा तो वो इवेलुएट होगा, और इसके साथ जो ट्रू और फॉल्स केस अवेलेबल है वो अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अगर ये इफ कंडीशन ट्रू होता है तो ये पार्ट, अगर ये इफ कंडीशन फॉल्स होता है तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरह से ये एल्स इफ लैडर का सिंटेक्स। अब पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो जो हमने चेक किया था उसको एक और एग्जांपल से समझते हैं जिसमें हम एल्स इफ लैडर को इंप्लीमेंट करेंगे। सो इंट num इक्वल्स टू 5। अब मैं लिख रहा हूं इफ num ग्रेटर देन 5। तो अब देखिएगा मैंने सिर्फ ग्रेटर देन यूज किया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो 5 के प्लेस पर हमें यहां 0 लिखना होगा कि अगर नंबर 0 से ज्यादा है, नंबर 0 से ग्रेटर है, तो इट मींस वो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो अगर नंबर 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव। तो अभी हमने सिर्फ एक ही सिनेरियो चेक किया कि नंबर 0 से ग्रेटर है। अभी दो सिनेरियोज और बचते हैं, 0 और नेगेटिव। तो अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स पार्ट में हमें दो चीजें और चेक करनी है, या तो 0 या नेगेटिव। तो हम फिर से इफ यूज करेंगे और लिखेंगे नंबर लेस देन 0। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो हम प्रिंट करेंगे नेगेटिव, और अगर ये फॉल्स हो जाता है तो हम प्रिंट करेंगे 0 और मेन को क्लोज कर दे। तो इस तरह से आपने देखा ये इफ इसका ट्रू पार्ट, देन ये एल्स और ये इसका फॉल्स पार्ट। सो इट इज ट्रू ब्लॉक एंड इट इज फॉल्स। देन एल्स के अंदर हमने एक और इफ एल्स यूज किया, तो ये इसका ट्रू पार्ट और ये इसका फॉल्स पार्ट। और अगर आप चाहें कि आपको कर्ली ब्रेसेस यूज करना है ताकि आप समझ पाएं कि कहाँ इफ स्टार्ट हुआ और कहाँ पर एंड हुआ, तो आप कर्ली ब्रेसेस भी लिख सकते हैं। अदरवाइज आपको एक की यूज करना होगा जो कीबोर्ड पर अवेलेबल होता है, टैब। तो जब भी इफ के सब स्टेटमेंट लिखें तो आप इफ के बाद एंटर प्रेस करके थोड़ा सा टैब प्रेस करें, जिससे प्रिंटफ उसके अंदर चला जाएगा। एंड इस इफ के जस्ट नीचे एल्स लिखें, और एल्स का एक और इफ लिखेंगे तो आप टैब प्रेस करेंगे ताकि वो उसके नीचे अलाइंड होगा। इसको बोलते हैं इंडेंटेशन, जो कि आप टैब की के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने चारों सिंटेक्स को डिस्कस किया। सिंपल इफ जो कि ट्रू पार्ट पर फोकस करेगा, इफ एल्स जो कि ट्रू और फॉल्स दोनों पर फोकस करता है। देन अगर हमें एक से ज्यादा कंडीशंस को इवेलुएट करना है, जिसके 3, 4, 5 केसेस हो सकते हैं,
तो हम या तो नेस्टेड इफ यूज करेंगे या फिर एल्स इफ लैडर को प्रेफर कर सकते हैं। तो इफ एल्स आपने पढ़ा, सिंपल इफ आपने पढ़ा, और अब आपने देखा कि एल्स इफ कैसे यूज करते हैं। तो एल्स इफ यूज करने के लिए हमारे पास में एक से ज़्यादा कंडीशंस का होना ज़रूरी होता है। तो मैंने आपको थ्योरी में बताया कि हम एल्स इफ का प्रोग्राम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब आप देखेंगे कि अगर हम एल्स इफ को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें तो उसमें यूज़र से इनपुट कैसे होगा, कैसे हम एक से ज़्यादा कंडीशंस को टेस्ट कर पाएंगे और कैसे उनका रिजल्ट स्क्रीन पर शो हो पाएगा। तो इस प्रोग्राम में आप देखेंगे कि एल्स इफ लैडर का इम्प्लीमेंटेशन सी में कैसे होता है। तो सबसे पहले हेडर फाइल्स जो कि हम हर प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं, stdio.h और conio.h। उसके बाद मेन फंक्शन, क्योंकि जो भी मेन में लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। तो एल्स इफ लैडर इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं एक जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करूंगा वो होगा पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो चेकिंग, जो कि थ्योरी में हमने डिस्कस किया था। तो उसके लिए एक वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ इंट नम, देन CLR SCR ताकि आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कर पाएँ, देन printf एंटर अ नंबर। तो अभी मैं इस प्रोग्राम को यूज़र से नंबर इनपुट करवाकर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। आप चाहें तो एक सैम्पल वैल्यू नम वेरिएबल में भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। देन अब आपने देखा कि printf scanf को इम्प्लीमेंट किया जैसा हर प्रोग्राम में किया जाता है कि हम यूज़र से इनपुट कर पाएँ। देन एल्स इफ लैडर के लिए सबसे पहले आपको फर्स्ट कंडीशन चेक करना है। तो हमने देखा कि हम अभी चेक कर रहे हैं नम ग्रेटर देन ज़ीरो। तो ग्रेटर देन ज़ीरो फोकस करता है पॉजिटिव पार्ट पर। तो मैंने लिखा printf नंबर इज पॉजिटिव। अब हो सकता है कि ये जो इफ कंडीशन है ये ट्रू हो तो नंबर इज पॉजिटिव प्रिंट हो जाएगा, बट अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इसके फॉल्स होने के दो ही केसेस हैं, या तो ये ज़ीरो के इक्वल है या फिर ये नेगेटिव है। तो अब मैंने लिखा एल्स, और एल्स के बाद मैं फिर से एक इफ इंप्लीमेंट करता हूं और वहां पर मैंने लिखा नंबर लेस देन ज़ीरो। तब आप ध्यान से देखिएगा कि अगर फर्स्ट इफ ट्रू होता है तो नंबर पॉजिटिव है, फर्स्ट इफ फॉल्स हुआ तो हम एल्स पर आए, और एल्स के जस्ट बाद हमने लिखा नंबर लेस देन ज़ीरो। तो ये चेक करेगा कि नंबर नेगेटिव तो नहीं है। तो यहां हम प्रिंट करेंगे नंबर इज नेगेटिव। अब अगर फर्स्ट कंडीशन जो कि पॉजिटिव वो भी फॉल्स, देन एल्स के बाद जो इफ लिखा लेस देन ज़ीरो नेगेटिव वो भी फॉल्स, तो हम एक और एल्स लिखेंगे और उसमें डायरेक्टली प्रिंटफ में मेंशन कर सकते हैं नंबर इज ज़ीरो। तो इस तरीके से हमने एल्स इफ लैडर को इंप्लीमेंट किया जिसमें एक से ज़्यादा केसेस थे, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। एंड लास्ट में हम गेट ch इंप्लीमेंट करेंगे ताकि आउटपुट स्क्रीन पर आउटपुट शो कर पाएँ। अब प्रोग्राम इंप्लीमेंट करने के बाद आप कंपाइल करेंगे, कोई एरर नहीं है, रन करेंगे तो आपसे एक नंबर पूछा जाएगा। तो अभी मैंने लेट से एंटर किया ज़ीरो, तो ये शो कर रहा है नंबर इज ज़ीरो, इट मीन्स प्रोग्राम इज वर्किंग करेक्ट। देन अगेन आई एम एग्जीक्यूटिंग इट, दिस टाइम आई एम एंटरिंग -9, so here you can see it is showing number is negative. Again अगर मैं इसको रन करता हूँ and this time I am entering 10, so here you can say you can see number is positive. So in all three scenarios it is showing correct output. So इस तरीके से हम else if ladder को implement करेंगे अगर हमें एक से ज़्यादा cases को test करना है। एंड अगर आपको कर्ली बेसिस implement करना है तो आप इस तरीके से उनको भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ कर्ली बेसिस को इंक्लूड किया। तो अगर आपके पास एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं तो आप इस तरीके से कर्ली बेसिस को इम्प्लीमेंट करें, बट हमेशा ध्यान रखें कर्ली बेसिस तभी इम्प्लीमेंट करें जब एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हों। तो अभी इस कोड में हर इफ़ और एल्स के साथ एक एक स्टेटमेंट था, तो अवॉइड करें कर्ली बेसिस को यूज़ करना। बट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको यूज़ करके बता रहा हूँ कि जब अगर इफ़ एल्स की रिक्वायरमेंट होगी तो आप उसको कैसे लिख पाएंगे।
अब हम डिस्कस करते हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट। तो जैसा कि हमने कंडीशनल स्टेटमेंट को डिस्कस किया, जिसमें मैंने आपको इफ एल्स के बारे में बताया। इफ एल्स में क्या था कि कंडीशन था, कंडीशन ट्रू होने पर उसका ट्रू पार्ट इवेलुएट होकर एग्जीक्यूट होता था और फॉल्स होने पर फॉल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता था। अब आपने देखा होगा कि एटीएम मशीन में पिन नंबर को चेक करने के बाद या तो अकाउंट एक्सेस होगा या अकाउंट एक्सेस नहीं होता है। अब सपोज आपका पिन नंबर सही है और आपका अकाउंट एक्सेस हो गया, तो आपने देखा होगा उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, एक मेन्यू आपको डिस्प्ले होता है। तो मेन्यू में ऑप्शंस क्या क्या होते हैं कि आप मनी विड्रॉ कर सकते हैं, आप अपना पिन चेंज कर सकते हैं, आप फास्ट कैश विड्रॉ कर सकते हैं, या आपको कुछ और ऑपरेशन अप्लाई करना है तो वो उसमें अवेलेबल होता है। तो उस मेन्यू को अगर आप देखें और इस वर्ड से उसको रिलेट करें सिलेक्शन, तो वहां पर जो मेन्यूज अवेलेबल होते हैं उसमें से एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होता है और उस सेलेक्टेड ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म हो जाता है। तो इट मींस अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है रियल लाइफ में कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और उन ऑप्शंस में से हमें कोई एक ऑपरेशन एक टाइम पर परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। और सिलेक्शन स्टेटमेंट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए सी में जो फीचर हम यूज करेंगे वो होगा स्विच। तो स्विच एक कीवर्ड होता है। इस कीवर्ड की हेल्प से आप एक मेन्यू ड्रिवन कोड लिख सकते हैं जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे और यूजर अपनी रिक्वायरमेंट या चॉइस के अकॉर्डिंग एक टाइम पर एक ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर पाएगा। तो उम्मीद है कि आपको जो रियल लाइफ एग्जांपल मैंने कोड किया वो समझ में आया होगा। अब सबसे पहले हम स्विच कैसे लिखा जाता है उसका सिंटेक्स देखेंगे, एंड सिंटेक्स कंप्लीट होने के बाद एक सिंपल एग्जांपल मैं आपके सामने लिखूंगा एंड उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने स्विच का एक सिंटेक्स लिख रहा हूं, उसके सिंटेक्स से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। तो आइए इसका सिंटेक्स समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक कीवर्ड लिखा स्विच और पैरेंथेसिस के अंदर मैंने लिखा एक्सप्रेशन, देन कर्ली ब्रेस स्टार्ट किया। तो ये जो एक्सप्रेशन होगा, इस एक्सप्रेशन के बेसिस पर जो चॉइसेस अवेलेबल होंगी उनको इवेलुएट किया जाएगा और कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो अब इसके अंदर हमने लिखा केस कांस्टेंट नंबर 1 एंड कोलन, और उसके बाद मैंने लिखा स्टेटमेंट और ब्रेक, देन केस कांस्टेंट 2, फिर से स्टेटमेंट्स एंड ब्रेक, देन केस कांस्टेंट 3, फिर से स्टेटमेंट्स एंड ब्रेक। सो इस तरीके से आप बहुत सारे केसेस जनरेट कर सकते हैं एंड लास्ट में हम लिखेंगे डिफॉल्ट, देन उसके स्टेटमेंट्स, एंड ये जो कर्ली ब्रेस मैंने ओपन किया उसको यहां पर क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो अब इस सिंटेक्स को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट कि हमने सिंटेक्स में कौन कौन से कीवर्ड्स को यूज किया। तो अगर आप इस सिंटेक्स को ध्यान से देखें तो सबसे पहला कीवर्ड है स्विच, दूसरा कीवर्ड है केस, तीसरा कीवर्ड है ब्रेक और चौथा कीवर्ड है डिफॉल्ट। तो फर्स्ट कीवर्ड स्विच, देन केस, देन ब्रेक एंड देन डिफॉल्ट। तो ये चारों कीवर्ड्स हैं जो हम इस सिंटेक्स में यूज कर रहे हैं। देन उसके बाद यहां पर आपको एक एक्सप्रेशन लिखना है जिसके बेसिस पर ये जो कांस्टेंट वैल्यूज हम यहां लिखेंगे वो इवेलुएट होंगी। ठीक है, तो अब आपको ध्यान रखना है कि ये जो कांस्टेंट्स होंगे, कांस्टेंट 1 2 3 4 एन नंबर ऑफ कांस्टेंट्स, ये कांस्टेंट्स या तो इंटीजर होंगे या कैरेक्टर। तो जो केस कीवर्ड है उसके बाद जो कांस्टेंट्स हम यूज करते हैं वो या तो इंटीजर हो सकते हैं या फिर कैरेक्टर्स हो सकते हैं।
हम यहाँ पर फ्लोट यूज नहीं कर सकते। अगर आपने केस में कांस्टेंट वैल्यू फ्लोट यूज किया तो सिंटेक्स एरर आ जाएगा और आपका कोड रन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा है वो अगर इस कांस्टेंट से मैच होता है तो ये स्टेटमेंट इवेलुएट हो जाएंगे। अगर एक्सप्रेशन कांस्टेंट 1 से मैच नहीं हुआ और कांस्टेंट 2 से मैच हो जाता है तो ये स्टेटमेंट इवेलुएट होगा। अदरवाइज 3 से कंपेयर होगा, अगर ये मैच हो जाता है तो ये इवेलुएट होगा। और अगर कोई भी कांस्टेंट मैच नहीं होता है तो फाइनली अगर आपने डिफॉल्ट लिखा हुआ है तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से इसको देखते हैं। एक्सप्रेशन हमेशा कांस्टेंट वैल्यू से मैच होती हैं। जिस भी कांस्टेंट से वो मैच हो जाता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो इवेलुएट हो जाते हैं। अगर एक्सप्रेशन किसी भी कांस्टेंट से मैच नहीं होता है तो डिफॉल्ट में जो स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो इवेलुएट होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रेक। लेट सपोज एक्सप्रेशन कांस्टेंट 1 से मैच हो जाता है तो ये स्टेटमेंट इवेलुएट होंगे। और ब्रेक क्या करेगा, ये जो स्विच हमने लिखा है इसको टर्मिनेट कर देगा। अब सपोज हमने यहां से ब्रेक को रिमूव कर दिया और कांस्टेंट 1 एक्सप्रेशन से मैच हुआ, ये स्टेटमेंट इवेलुएट हुआ है, ब्रेक नहीं मिलेगा तो कांस्टेंट 2 या जो केस नंबर 2 है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसके रिजल्ट्स भी आपके सामने अवेलेबल हो जाएंगे। तो अगर आपको एक टाइम पर एक ही केस एग्जीक्यूट करना है तो आप हमेशा हर केस के स्टेटमेंट्स कंप्लीट होने के बाद क्या यूज करेंगे, ब्रेक कीवर्ड। ठीक है, तो ब्रेक एंड डिफॉल्ट बोथ आर ऑप्शनल। अगर आपने ब्रेक और डिफॉल्ट यूज किया तो वो अपना टास्क परफॉर्म करेंगे, अगर नहीं यूज किया तो उनका जो टास्क है वो परफॉर्म नहीं होगा और हो सकता है कि कुछ गलत आउटपुट्स आपके सामने अवेलेबल हो जाए। तो ब्रेक नहीं लिखा तो हो सकता है कि एक से ज्यादा केसेस रन हो जाए। अगर डिफॉल्ट नहीं लिखा तो हो सकता है कि कोई भी केस मैच नहीं होने पर कुछ भी नहीं हो और आप वेट करें कि कोई ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो इसलिए ब्रेक और डिफॉल्ट को प्रेफर करें कि आप यूज करें, बट ये ऑप्शनल है तो हम इनको अवॉइड भी कर सकते हैं। सिंटेक्स को एक एग्जांपल से रिलेट करते हैं। सपोज मैंने एक स्टेटमेंट लिखा स्विच और उसमें n को पास किया और n की इनिशियल वैल्यू हम रखते हैं 2। देन मैंने लिखा केस 1, देन प्रिंटफ में मैंने लिख दिया केस 1, फिर मैंने लिखा केस 2 एंड प्रिंटफ में मैंने लिखा केस 2, फिर मैंने लिखा केस 3 और प्रिंटफ में मैंने लिखा केस 3। यहां मैंने ब्रेक भी यूज किया और इसको क्लोज कर दिया। तो अभी क्या होगा, n की वैल्यू है 2 तो ये 1 से मैच नहीं हुआ, दिस इज कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट। तो n 1 से मैच नहीं होगा तो ये इग्नोर हो जाएगा। फिर n 2 से चेक होगा, मैच हुआ तो ये स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा केस 2। बट यहां ब्रेक नहीं है तो केस 3 पर जाएंगे, वो भी इवेलुएट होगा, केस 3 भी प्रिंट होगा, देन ब्रेक मिलेगा और स्विच टर्मिनेट हो जाएगा। अब सपोज हमने यहां लिखा होता केस 4 एंड इसको इस तरह से लिखते तो आउटपुट में केस 2 केस 3 प्रिंट होता, केस 4 प्रिंट नहीं होगा क्योंकि केस 3 के बाद हमने क्या यूज किया, ब्रेक। तो अब आपको ब्रेक का यूज समझ में आ गया होगा। तो अगर आप एक बार में एक ही केस एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आप हर केस के बाद क्या यूज करेंगे, ब्रेक। अब सपोज n की वैल्यू को मैंने 2 से रिमूव करके कर दिया 12। ठीक है, n इज 12। तो क्या कोई भी केस एग्जीक्यूट होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि इस कांस्टेंट की वैल्यू है 1 2 3 4 और n है 12 तो किसी से भी मैच नहीं हुआ, ना ही हमने डिफॉल्ट लिखा है। तो क्या इस प्रोग्राम का कोई रिजल्ट आएगा, नहीं। तो इस केस में आप क्या यूज कर सकते हैं, डिफॉल्ट। और यहां पर सपोज मैंने प्रिंट कर दिया डिफॉल्ट,
तो अब इस केस में इस प्रोग्राम का रिजल्ट क्या आ जाएगा? डिफॉल्ट, क्योंकि 12 किसी भी कांस्टेंट से मैच नहीं हुआ, इसलिए डिफॉल्ट अपने आप एग्जीक्यूट होगा और वो रिजल्ट शो कर देगा। फिर ध्यान रखिएगा कि यहां पर हम कोई भी कांस्टेंट वैल्यू लिख सकते हैं, 11, 12, 13, 45 या कोई भी नंबर। तो जरूरी नहीं है कि आप एक सीक्वेंस में नंबर्स लिखें 1 2 3 4, आप किसी भी सीक्वेंस में कोई भी नंबर मेंशन कर सकते हैं। बस ध्यान रहे वो नंबर या तो इंटीजर होगा या फिर एक कैरेक्टर कांस्टेंट। अब कैरेक्टर कांस्टेंट कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जांपल हमने एक कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर किया ch, जिसमें a कैरेक्टर कांस्टेंट असाइन किया, और मैंने लिखा ch, और फिर मैंने यहां लिखा सिंगल कोट्स a, सिंगल कोट्स b, सिंगल कोट्स c एंड सिंगल कोट्स d। तो अगर किसी भी कैरेक्टर को सिंगल कोट्स में लिखते हैं तो वो कैरेक्टर कांस्टेंट की तरह ट्रीट होता है। तो अभी कैपिटल ए इस कैपिटल ए से मैच होगा और ये फर्स्ट केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहां लिखते हैं कैपिटल ई तो ये किसी भी केस से मैच नहीं हो रहा है, तो डिफॉल्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इंटीजर एंड कैरेक्टर कांस्टेंट्स को केस कीवर्ड के साथ यूज करेंगे, स्विच के साथ एक्सप्रेशन यूज करेंगे, और ब्रेक अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप यूज करें, डिफॉल्ट अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से सिंटेक्स और एग्जाम्पल को आप कंपेयर कर सकते हैं कि कैसे हमने सिंटेक्स को एग्जाम्पल में कन्वर्ट किया और कैसे हम मेन्यूज जनरेट करके अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकते हैं। अब एक प्रोग्राम से स्विच को समझते हैं। तो अपनी रिक्वायरमेंट है, तो मैं यहां पर प्रॉब्लम मेंशन कर रहा हूं। तो हमें एक प्रोग्राम लिखना है, राइट अ प्रोग्राम टू रीड 2 numbers and perform one of the following operations। तो हमें यूजर से हमें यूजर से 2 नंबर इनपुट कराने और परफॉर्म करना है कोई भी एक ऑपरेशन जो कि नीचे लिखा होगा। तो सबसे पहला ऑपरेशन है एडिशन, दूसरा है सब्ट्रैक्शन, तीसरा है मल्टीप्लिकेशन, और चौथा है डिवीजन। तो ये 4 ऑप्शन यूजर को डिस्प्ले कराने हैं। यूजर 2 नंबर एंटर करेगा और इन चारों में से कोई एक चॉइस पिक करेगा जिसके बेसिस पर आपको एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये मेन्यू हमने यहाँ पे शो किया कि इस मेन्यू में से कोई एक ऑपरेशन अगर पिक होता है तो वो ही इवेल्युएट होना चाहिए, अदरवाइज नहीं। तो जैसा कि मैंने एटीएम मशीन का एग्जांपल लिया, उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जिसमें से एक चूज करते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है। अगर कोई भी ऑपरेशन चूज नहीं करेंगे या गलत ऑपरेशन चूज किया तो कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो अब इसको इंप्लीमेंट करते हैं सी लैंग्वेज में कैसे ये लिखा जाएगा। तो सबसे पहले मैंने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए, n1 n2, नंबर 1 नंबर 2, एंड तीसरा वेरिएबल मैंने लिया रिजल्ट, जिसमें जो भी कैलकुलेटेड रिजल्ट है, चाहे वो एडिशन हो, चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, वो इसमें स्टोर हो जाएगा। अब हमें यूजर से इन चारों में से कोई एक चॉइस भी इनपुट करवाना है, तो मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया चॉइस। सो 4 इंटीजर वेरिएबल्स यहां पर डिक्लेयर्ड है। अब सबसे पहले प्रिंट किया एंटर 2 numbers, then scanf %d %a और %n1 और %n2। वेरिएबल्स का ध्यान रखिएगा, जो वेरिएबल हमने ऊपर लिखा है उन्हीं को आपको यूज करना है। अब 2 नंबर इनपुट कराने के बाद यूजर को हमें ये चॉइसेस भी प्रिंट करानी है। जैसे कि एटीएम मशीन में पहले चॉइस अवेलेबल होती है, फिर आप एक ऑप्शन चूज करते हैं। तो हमने लिखा printf ऑप्शन 1 एडिशन,
फिर से प्रिंट एफ, और आप चाहें तो ये एक ही प्रिंट एफ में भी लिख सकते हैं बैकस्लैश n से उसको सेपरेट करके, या फिर आप अलग अलग प्रिंट एफ भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये चारों ऑप्शन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन स्क्रीन पर प्रिंट होंगे। उसके बाद हम एक और प्रिंटफ लिखते हैं जो कि यूजर को बताएगा एंटर योर चॉइस। तो हम यूजर से बोल रहे हैं कि आप अपनी चॉइस एंटर करें कि 1 2 3 4 में से कुछ भी। फिर हमने लिखा है स्कैन एफ %d चॉइस। तो जो ऊपर चॉइस वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया था उसको यहां यूज किया, जिसमें एक चॉइस इनपुट हो जाएगा जिसको हम फर्दर स्विच में यूज करेंगे। तो सबसे पहले 2 नंबर इनपुट होंगे, देन ये चारों ऑप्शन प्रिंट होंगे एंड चॉइस फिर यूजर इनपुट करेगा जो कि चॉइस वेरिएबल में अवेलेबल होगा। उसके बाद आपको अप्लाई करना है स्विच और एक्सप्रेशन में आप लिखेंगे चॉइस। ठीक है, फिर आप लिखेंगे केस 1 और यहां आप लिखेंगे रिजल्ट इक्वल्स टू n1 प्लस n2। तो अगर आपने 1 प्रेस किया तो चॉइस वेरिएबल की वैल्यू 1 होगी जो कि केस 1 से मैच होगा। रिजल्ट में दोनों n1 n2 का एडिशन आ जाएगा एंड प्रिंटएफ में हम प्रिंट कर देंगे %d के साथ रिजल्ट। ठीक है, और उसके बाद हम लिखेंगे ब्रेक। उसके बाद आ जाएगा केस 2। तो केस 2 के लिए फिर से रिजल्ट इक्वल्स टू n1 माइनस n2। तो केस 2 किसको डिनोट करेगा? सब्ट्रैक्शन को, इसलिए वहां पर सब्ट्रैक्शन अप्लाई किया। देन printf \n %d रिजल्ट। तो आप चाहें तो ये जो printf लिखा और ये जो printf लिखा उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, printf sum इक्वल्स टू %d एंड रिजल्ट। और अगर इसकी बात करें तो यहां सम के प्लेस पर आप क्या लिख देंगे? सब्ट्रैक्शन इक्वल्स टू %d। तो अभी मैंने शॉर्ट पे %d लिखा, आप चाहें तो फुल जो स्टेटमेंट लिखेंगे सम इक्वल्स टू सब्ट्रैक्शन इक्वल्स टू, उसके थ्रू भी आप अपने रिजल्ट को शो कर सकते हैं। एंड उसके बाद हम यूज करेंगे ब्रेक। तो केस 1 एडिशन को डिनोट कर रहा है, देन उसको प्रिंट करेगा एंड ब्रेक हो जाएगा। अगर चॉइस की वैल्यू 2 है तो केस 2 से मैच हुआ तो ये सब्ट्रैक्शन होगा, प्रिंट होगा और जो केस है वो ब्रेक हो जाएगा। इसी तरह हमें केस 3 एंड केस 4 को भी इंप्लीमेंट करना है, तो वो मैं यहां पर इंप्लीमेंट कर रहा हूं। तो ये जो केस 2 है उसके आगे कंटिन्यूएशन में ही हम लिखेंगे केस 3 रिजल्ट इक्वल्स टू n1 मल्टीप्लाई n2, then printf multiplication equals to %d and then result of break. Then case 4 result equals to n1 upon n2, then printf \n division equals to %d and result, then break एंड लास्ट में हम लिखेंगे डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में मैं लिख रहा हूं printf \n और एक मैसेज यू हैव एंटर्ड रॉन्ग चॉइस। फिर स्विच का कर्ली ब्रेस क्लोज करेंगे और मेन फंक्शन को क्लोज कर देंगे। तो अगर 1 2 3 4 के अलावा कोई और ऑप्शन प्रेस किया तो कोई भी केस एग्जीक्यूट नहीं होगा और फाइनली क्या प्रिंट हो जाएगा? यू हैव एंटर्ड रॉन्ग चॉइस।
तो इस तरीके से हम डिफॉल्ट को यूज करेंगे। तो ये कंप्लीट प्रोग्राम था जो कि एक मैन्यू ड्रिवन प्रोग्राम है, जिसमें 4 ऑप्शन अवेलेबल थे, उन चारों में से एक ऑपरेशन परफॉर्म किया विद द हेल्प ऑफ स्विच स्टेटमेंट। तो अब हम देखते हैं कि जो स्विच का थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन था उसमें मैंने आपको एक प्रोग्राम बताया था कि जिसमें कोई भी 2 नंबर यूजर से इनपुट कराते हैं और उसको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की एक पर्टिकुलर चॉइस के अकॉर्डिंग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो अब उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। तो सबसे पहले 2 हेडर फाइल्स stdio.h एंड conio.h, उसके बाद मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन के अंदर आप सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। तो हमें ए बी 2 वेरिएबल 2 इनपुट के लिए चाहिए होगा, एक चॉइस वेरिएबल यूज करेंगे और एक जिसमें रिजल्ट स्टोर करेंगे। देन स्क्रीन क्लियर करने के लिए CLR SCR, उसके बाद मैंने लिखा printf \n एंटर 2 नंबर्स। तो वो 2 नंबर्स जो कि हमें अप्लाई, जिन पर हमें ऑपरेशन अप्लाई करना है वो यूजर से रीड करवा लेते हैं। फर्स्ट नंबर ए में स्टोर होगा, सेकेंड नंबर बी में स्टोर होगा। अब 2 नंबर्स इनपुट कराने के बाद हमें यूजर को चॉइसेस डिस्प्ले करानी है। तो आप लिखोगे printf \n 1 फॉर एडिशन, फिर एक और printf लिखा 2 डॉट सब्ट्रैक्शन। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि आप ये सारी चीजें एक ही printf में लिखो /n यूज करके, या फिर आप इनके लिए अलग अलग printf, जैसा कि मैं अभी इंप्लीमेंट कर रहा हूं, वो भी यूज कर सकते हो। 4 डॉट डिवीजन। तो इस तरीके से ये 4 ऑप्शन डिस्प्ले कराए। अब हमें यूजर से ये पूछना है कि उसको क्या ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो आप लिखोगे एंटर योर चॉइस, scanf %d एम्परसेंड चॉइस। ठीक है। अब स्टार्टिंग में आपने देखा कि हमने 2 नंबर्स को यूजर से इनपुट करवाया, फिर हमने चॉइसेस डिस्प्ले कराई एंड एक पर्टिकुलर चॉइस को हमने यूजर से इनपुट करा लिया। अब बारी आती है स्विच की। तो आप लिखोगे स्विच और ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिए चॉइस। तो चॉइस वो वेरिएबल है जिसके पास एक वैल्यू अवेलेबल होगी, वो 1 2 3 4 या उसके अलावा कुछ भी हो सकती है। तो आप चाहे तो यहां मेंशन भी कर सकते हैं एंटर योर चॉइस बिटवीन 1 to 4। तो यहां लिखेंगे केस 1, देन रिजल्ट इक्वल्स टू a प्लस b। रिजल्ट को हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं। तो हमने लिखा \n सम इक्वल्स टू %d कॉमा res, देन ब्रेक। तो ये केस 1 हुआ। अब केस 1 को एज इट इज हम कॉपी करते हैं और इसको 3 बार और पेस्ट कर देंगे, जिससे कि अपन केस 2, केस 3, केस 4 एंड केस 5 बना दें। तो ये मैंने एक बार पेस्ट किया, ये दूसरी बार, और ये तीसरी बार। तो टोटल 4 केसेस बन गए। तो ये हो जाएगा केस 2। यहाँ हमने लिखा रिजल्ट इक्वल्स टू a माइनस बी, सम के जगह लिख दिया सब्ट्रैक्शन। देन केस 3 बनेगा, यहाँ हमें करना है मल्टीप्लिकेशन, सम के जगह हम लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन। देन केस 4 ये होगा डिवीजन, तो यहाँ लिखा डिवीजन। अब मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी केस मैच नहीं होता है तो भी हमें कुछ प्रिंट कराना है, तो उसके लिए डिफॉल्ट यूज करेंगे। तो यहां लिख देते हैं यू हैव एंटर्ड रॉन्ग चॉइस। तो ये स्विच कंप्लीट। अब इसको अपन सेव करवा देते हैं। तो प्रोग्राम सेव हुआ, उसके बाद इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल में एरर्स का पता चलेगा, एरर 0 है। तो अब इसको रन करते हैं। तो देखो ये पूछ रहा है एंटर 2 नंबर्स, तो मैंने डाला 10 और दूसरा नंबर मैंने डाला 20। ये पूछ रहा है कि चारों में से क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो मैंने मेंशन कर दिया 1। तो अब देखो इसने रिजल्ट शो नहीं किया क्योंकि मैंने लास्ट में गेट ch यूज नहीं किया, तो गेट ch और लगा देते हैं।
फिर से इस प्रोग्राम को रन करते हैं। देखो मैंने चॉइस 1 एंटर की तो इसने सम इक्वल्स टू 30 यहाँ मेंशन कर दिया, तो 10 और 20 को ऐड करेंगे तो 30 आएगा, तो रिजल्ट प्रॉपर्ली प्रिंट हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, एक बार और फिर से इसको रन करते हैं। मैंने 2 नंबर्स एंटर कराए और इस बार मैंने चॉइस डाल दी 5, तो ये शो कर रहा है यू हैव एंटर्ड रॉन्ग चॉइस। तो डिफॉल्ट भी प्रॉपर काम कर रहा है और बाकी केसेस भी। और हमने ब्रेक यूज किया तो आपने देखा कि केस 1 ही एग्जीक्यूट हुआ, केस 2, 3, 4 नहीं चले। अगर आप ब्रेक को इरेज कर दें या कमेंट करते हैं, लेट से मैंने ब्रेक को कमेंट किया, ठीक है, कमेंट करने के बाद हम प्रोग्राम को सेव कर देते हैं, फिर से रन करते हैं 10, 20। अब देखिएगा मैं 1 प्रेस करूंगा बट ये सम और सब्ट्रैक्शन दोनों दिखाएगा, सम भी दिखा रहा है सब्ट्रैक्शन भी दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने ब्रेक को यहां से रिमूव कर दिया। तो जैसे ही ब्रेक रिमूव करेंगे तो जो केस मैच होता है वो, और उसके बाद वाले सारे केसेस जब तक कि अगला ब्रेक नहीं मिल जाता। तो इस तरीके से आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम स्विच का जो प्रोग्राम है उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं।